नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेशक विकास की दृष्टि से सूबे की समूचे देश में एक अलग पहचान कायम की है, बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर नीतियों और सार्थक सोच का ही यह परिणाम है कि सभी धर्मों को मुख्य आधार मानते हुए हरियाणा में धर्म अध्यात्म के प्रति बेहतर काम भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा कैथल में धन्ना भगत की जयंती को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास को गति देते हुए करोड़ों की सौगात भी दी है। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेशक विकास की दृष्टि से सूबे के समूचे देश में एक अलग पहचान कायम की है, बल्कि मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और सार्थक सोच का ही परिणाम है कि सभी धर्मों को मुख्य आधार मानते हुए हरियाणा में धर्म अध्यात्म के प्रति बेहतर काम किया जा रहा है। संतों, महापुरुषों और धर्म गुरुओं के नाम पर अब न केवल बड़े और अनूठे धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, बल्कि विभिन्न संस्थानों का नाम भी इन्हीं धर्म संतों के नाम पर रखा जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार स्वस्थ कैथल में धन्ना भगत की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जब धन्ना भगत जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं, उसी समय उससे 50 साल बाद गुरु नानक देव जी आते हैं। उसी समय कई संतों के नाम लिए जा सकते हैं, संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, ये उस समय के नाम हैं। गुरु नानक देव के बाद दशम पातशाही अगले 200 साल तक ये उन्हीं का नाम उसी समय का है। उन लोगों ने समाज जीवन को पहले भक्ति भाव से ठीक किया। लोगों के मनों में जो बिल्कुल बुझा हुआ मन था, अंधेरा ही अंधेरा था, निराशा ही निराशा थी, लोग भय खाए हुए बैठे थे, उनको कोई बोलने की आजादी भी नहीं थी, उनको थोड़ा सा जागृत किया। और उसके बाद दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है तो फिर हथियार तलवार भी उठाई, हथियार तलवार उठा करके दुश्मनों का मुकाबला किया। गुरु गोविंद सिंह के समय में ये सारे काम हुए, शिवाजी के समय ये काम हुए, महाराणा प्रताप के समय ये काम हुए। कितने ही महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश को ठीक दिशा दी है। तो विचार आया कि हम भी क्या वो सड़कें नालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुरुषों को भी याद करेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमने योजना बनाई कि ये रैलियां तुम करेंगे, राजनीति रैली, कभी उद्घाटन है, कभी शिलान्यास है, कभी कोई मांग पत्र आता है, कभी कोई हम राजनीति में किसी को गालियां देते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको ये संतों महापुरुषों के सम्मान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और तब हमने हरियाणा में योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना, उनके सम्मान की योजना, इसमें जितने भी संत हुए उनकी जयंतियां मनाएंगे। हमने गुरु रविदास जी की जयंती बनाई, भगत कबीर जी की जयंती बनाई, भगवान परशुराम जी की जयंती बनाई, हमने महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, कितने ही संतों की मनाई। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में एक कार्यक्रम में गया, वहां के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ एक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृति में चलता है। जब उनकी स्मृति में एक स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना। बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है, कहीं कहीं लोग जानते हैं। सुना हमने कि धन्ना भगत जी की वाणी के 3 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी में आते हैं। धन्ना भगत जी कौन हुए? अध्ययन किया, और अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि देश में एक ऐसा संत
जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करना चाहिए? कुरुक्षेत्र में मैंने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि कैथल जिले में धन्ना भगत की जयंती अप्रैल में आएगी, ये हम सरकारी तौर पर हम मनाएंगे मित्रों, हम मनाएंगे। धन्ना भगत की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद के हैबतपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत के नाम पर रखने का बड़ा ऐलान किया। तो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं, ताकि इनका नाम अमर रहे। बहुत ऐसे पीछे राजनीतिक आदमी आए, दो या तो फिर अपने पिताजी का, दादाजी का नाम रखते हैं, या अपने ही नाम से चीजों को आगे चलाने लग जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत समाज के लिए किया, अनाम जो हैं, ऐसे अनसंग हीरो जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को याद रखो। हमने इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी नाम रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से हमने वो रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। ऐसे ही पिछले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा। तो आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज को मैं रख रहा हूं। हरियाणा के विकास को गति दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धन्ना भगत की जयंती पर प्रदेश के उत्थान में कई विकास कार्यों की सौगात दी है। गांव की मांगे भी मुझे दी गई हैं, हालांकि आसपास के इलाके की भी मांगे आई हैं, क्योंकि यहाँ तो जन समाज केवल गांव का नहीं, आसपास के गांव से या विधानसभाओं से भी आया है, कई जिलों से भी आया है। तो मैं आज तो थोड़ी मांगे केवल इस गांव की हैं, उसकी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। बाकी विधानसभाओं की जितनी अनाउंसमेंट हैं, जब जब भी वहां जाना होगा या हम उसकी फिजिबिलिटी देख करके एक साथ वहां की अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इस गांव के नाते से चूंकि यहाँ आना हुआ, तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा है, सबसे पहला तो धनोरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार यहां पर पीने के पानी की एक कठिनाई है। पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहां की मांग है, इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है, इसलिए यहां का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहां की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए, और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए, पीने के पानी, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का, वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। यहाँ की जो गौशाला जिसकी चर्चा हुई है, वैसे तो गौशालाओं का हम सभी गौशालाओं में ये व्यवस्था करने वाले हैं 1-2 दिन में। हमने इस बार गौशालाओं का बजट वो काफ़ी बढ़ाया है। पहले 40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस बार उसको 400 करोड़ किया है। कुछ नई गौशालाएं बनाई जाएं, इसके लिए हम उनके लिए अनुदान उनको देंगे, ताकि जो सड़कों पर घूमने वाला पशुधन है, बेसहारा पशुधन, इनके लिए नई गौशालाओं बनाने के लिए हमने अनुदान देने की बात की है। लेकिन चलती हुई गौशालाओं में भी थोड़ा बहुत योगदान, जैसे जनता तो खूब करती है, लेकिन हम भी अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा योगदान, ताकि गौशाला में चारा आदि खरीदने का काम वो कर सकें। यहाँ की जो गौशाला है, बाकी अनुदान तो आएंगे, लेकिन आज केवल इस कार्यक्रम में आने पर इन्होंने याद कराया है, तो 21 लाख रुपया उस गौशाला के लिए भी देके जा रहा हूँ। मित्रों, मन में भाव यही है कि काम करते रहो,
काम करते हुए आगे बढ़ें। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। और ये कुरुक्षेत्र की जो 48 कोसी परिक्रमा की जो एरिया है, मुझे लगता है या तो उसी के अंदर आता है, उसके नज़दीक लगता है। इस क्षेत्र में भी मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, मेहनत से आप आगे काम करते रहें। जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने का काम हमारा सरकार का है। हाँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हाथ आगे ना फैलाए। मैं ये बात कई बार कहता हूं तो हमारे कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं आपने जो करना वो किया करो, ये क्यों कहते हो ये ना किया करो। मेरा इसलिए कहना होता है कि जिसको नहीं ज़रूरत होती जब वो ले लेता है तो जिसकी ज़रूरत होती है उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए उनके साथ अगर न्याय करना है तो जो ठीक ठाक लोग हैं उनको अपने दोनों यानी हाथों की 10 नाखून की कमाई करके आगे बढ़ते हुए और अपना काम चलाना चाहिए। जो बेचारा पीछे रह गया है, जैसे घर में भी एक परिवार का जो आदमी होता है उसको यानी कमजोर अगर होता है उसी की सहायता की जाती है। और सरकार जो काम करती है उसमें सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में सार्थक सोच के साथ किए जा रहे संतों, महापुरुषों और धर्म गुरुओं के नाम पर इस तरह के अनूठे आयोजनों से हरियाणा देश भर में एक उदाहरण प्रस्तुत करता नजर आ रहा है, तो वहीं नई पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा न केवल मनोहर बल्कि प्रेरक राज्य के रूप में अपनी पहचान कायम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार पौराणिक धरोहरों को संजोकर उन्हें नई पहचान देने का काम कर रही है। भगवान कृष्ण की गीता उपदेश स्थली धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की दुनिया भर में अमिट पहचान दिलाने और इसे विशाल धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। क्योंकि यहाँ का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। ये ब्रह्म सरोवर स्टील वाटर था। स्टील वाटर की जैसे यहाँ पे खड़े होते थे पानी में भी थोड़ा स्मेल रहती थी। यहाँ पे पहले बहुत ही गंदा होता था, लेकिन 2014 के बाद काफी डेवलपमेंट हुई है। तो उन्होंने यहाँ पे आके रनिंग वाटर कर दिया, इसको चलता हुआ पानी कर दिया है, ताकि मतलब लोग आए, किसी को कोई बीमारी ना लगे, कुछ ना लगे। जैसे भी कोई उत्सव रहता है यहाँ पर फटकरी वगैरह डाल के सब एकदम क्लीन रखते हैं। सामने ये पूरा का पूरा ये बिल्डिंग बनने लग रहा है। ये मूर्ति विराट रूप मूर्ति रखी गई है, ये मंदिर बनने लग रहे हैं। ये इन पर काफ़ी पैसा लगा दिया है इस सरकार ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, तो प्रदेश का कोना कोना विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और सार्थक सोच से हरियाणा शहर आधुनिक भी हो रहा है। अपने उस छोटे दायरे में कभी परिवार को नहीं माना। मैंने माना है कि पूरे हरियाणा की जनता 2,87,00,000 लोग, लगभग 72 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है। और इस नाते से आप मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं। फैमिली कार्ड से पहले हर जगह हर कागज को लेकर के जाना, हर जगह धक्के खाना। और जब से फैमिली कार्ड बना है तब से उसके बाद कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। फैमिली कार्ड से राशन कार्ड जुड़ गया, आधार कार्ड जुड़ गया और अन्य जो प्रूफ हैं वो फैमिली कार्ड से जुड़ चुके हैं। और सरकार सुविधा बढ़िया दे रही है। पहले आधार कार्ड, पहचान पत्र, कभी सारी आईडी, राशन कार्ड लेके घूमना फिरता था। एक आईडी पे सारा काम हो रहा है। इस सरकार ने बल्ले बल्ले कर दिया जी। हमारे गांव में तो बल्ले बल्ले कर दिया जी इस सरकार ने।
मैं तो इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी। और पहले जैसे कि कागज लगते थे जी, मतलब आधार कार्ड लगाओ, पहचान पत्र लगाओ, स्कूल सर्टिफिकेट लगाओ, जन्म पत्र लगाओ, वो सब खत्म करके एक ही कागज कर दिया है, सिर्फ फैमिली आईडी दो, अपना कोई भी काम करवाओ जी। ये जो फैमिली आईडी है, इसके जाकर कहीं धक्के नहीं खाने पड़ते जी। कहीं जाकर कहीं कोई कहता था साइन कर दो, साइन नहीं करते थे, तो इसके जरिए ऑनलाइन सिस्टम के जरिए फैमिली आईडी के जरिए हमारे घर बैठे काम हो रहे जी। फैमिली आईडी बनी है, अब फैमिली आईडी के ऊपर बुजुर्गों की पेंशन के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ता। अब सुनाई होती है। ये परिवार पहचान पत्र ऐसा एक कंसेप्ट है, ऐसी एक विधि है जिसको हमने ही लागू किया है और देश और दुनिया में इसको बहुत सराहना मिल रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश सरकार, जिसमें से एक सूक्ष्म सिंचाई योजना यह है, इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। हरियाणा प्रदेश मेहनतकश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फवारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है, इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी।
हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, ग्राम रक्षक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है सी, दोनों ही। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं यमुनानगर से अमित कुमार। अमित, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज की मुलाकात का, और आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रवीण मंडल, जो कि हिसार से कृषि विशेषज्ञ के पद पर काबिज हैं। सुन लेते हैं। पीएम किसान नामक योजना एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। इसके अंदर 4 महीने में किसानों को एक किस्त दी जाती है 2,000 रुपये के हिसाब से। इसकी मुख्य जो बात है वो ये है कि ये एक ऐसे परिवार को दी जाती है जिसमें पति पत्नी और 18 साल से नीचे बच्चे हों। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो किसान भाई ही इसमें अप्लाई करें जिनके पास ज़मीन है और घर में कोई भी इनकम टैक्स पे ही नहीं है और किसी भी पद के ऊपर, सरकारी पद के ऊपर ना हो, आसीन ना हो। इसलिए मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि वो इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और विभाग के अंदर आकर के इसकी सलाह भी ले सकते हैं। इसमें साहब, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कुल पूरे एक साल में 6,000 रुपये किसान को मिलते हैं, जिसमें 3 किस्तों में एक साल में दिए जाते हैं। 4 महीने के ऊपर एक किस्त डलती है 2,000 रुपये की। असल जो मकसद था इसका, जो छोटे किसान के लिए पहले जो ये 2019 से स्टार्ट हुई थी, दिसंबर 2019 से, और उसमें किसानों को जो दिया गया था वो छोटे किसानों को, यानी कि 5 एकड़ से नीचे वालों को, जो किसान भाई खाद बीज दवाई नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए योजना थी। लेकिन बाद में सरकार द्वारा सभी किसानों के लिए लागू कर दी गई थी जुलाई 2019 से। पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 15-16 लाख किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन जो इस समय किसान भाइयों ने पहले अप्लाई जो किया था, उसके अंदर लैंड सीडिंग और आधार को जोड़ने के लिए खाते से ये प्रक्रिया चल रही है और इसमें अब तक लगभग 300 करोड़ के आसपास हरियाणा सरकार द्वारा अपने हिसार जिले में आ चुका है पैसा। अंदर हिसार जिले के अंदर लगभग 1,62,005 किसान रजिस्टर्ड हैं, जिसमें लगभग सभी किसान आ चुके हैं। जो किसान इसके लिए नहीं हैं, जैसे मतलब है कि कुछ किसानों के जैसे कभी उन्होंने इनकम टैक्स भरा था और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनको डीबार किया गया है। कुछ किसानों के घर में नौकरियां थी या उनकी पेंशन आ रही थी 10,000 रुपये से ज़्यादा, तो उनको भी डीबार किया गया। अगर उनके पास सही डॉक्यूमेंट है तो वो विभाग में आकर के अपना वापस दोबारा से अप्लाई करें और उनको भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर।
जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में निक्षय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ए 15 सितंबर 2022, बी 18 नवंबर 2021, सी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।